जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। कैरियर एनसीईआरटी में आप सभी को भरपूर स्वागत करता हूं। मैं रवि कुमार। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास जो आपकी कक्षा 6 के इतिहास को शुरू करेंगे। लेकिन जब हमने कक्षा 6 के इतिहास को पढ़ा और समझा तो हमको ये लगा कि सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी अवगत भी नहीं होते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले इतिहास के उस सारी घटनाओं को जिक्र कर लेते हैं, इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास कहाँ से विकसित हुआ और किस तरह से हमारे समाज में और हमारे पुराने समाज, वर्तमान के समाज और बीच के समाज को कैसे प्रभावित किया, उन सभी चीज़ों के बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी को शुरुआत करेंगे ताकि आपका एक बेहतर पकड़ हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास। अब इतिहास का मतलब ये नहीं कि मध्यकाल का एक रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका नाम से जानते थे, वो भी इतिहास बनाया। जैसे वो क्या करता था कि अपने जो दरबारी थे उनके साथ जाता था और वहाँ भी घूस ले लेता था, तो दरबारियों के साथ भी घूस ले रहा है, वो भी इतिहास बना रहा है। इतिहास का मतलब वो नहीं होता है। इतिहास का मतलब यह है कि आप अपने जीवन को किस तरह से स्थापित किए ताकि लोग आपको लंबे समय तक याद कर सकें। इतिहास चोरों का भी होता है, इतिहास उसका भी है, लेकिन उसका इतिहास और एक गांधी जी के इतिहास में तुलना नहीं की जा सकती है। गांधी जी को आज लोग इज्जत से, बहुत सी शान से नाम लेते हैं, लेकिन उनके जो कह सकते हैं जो चोरों का इतिहास है उनका तो नाम कोई नहीं लेता है। यानी कहने का मतलब है कि इतिहास में नाम को स्थापित किया जाता है, इतिहास में अपना नाम को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि वर्तमान में लाखों करोड़ों लोग आए और गए, कितने लोगों के बारे में आप जानते होंगे, कुछ गिने चुने हुए लोगों के बारे में जानते होंगे, तो इतिहास में उनका नाम अमर हो चुका है। इतिहास यही चीज़ों को तो सिखाता है कि इतिहास किस तरह से पढ़ें ताकि अपने नाम को स्थापित कर सकें। बहुत सारे लोग पृथ्वी पर आ रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, किन्हीं का कोई वजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने वजूद को यहाँ स्थापित करके चले गए। तो उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तभी तो हम सीख पाते हैं कि इतिहास में वो किस तरह से कार्य किए ताकि उनका नाम आज हम लोग ले रहे हैं। तो हमें भी वही कार्य करना है ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमारा नाम ले सकें। ठीक है, तो आज हम इतिहास के वही सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, आज हम समझते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, किस तरह से इतिहास का विकास हुआ। तो सबसे पहले आप जब पश्चिम की दुनिया से, पश्चिम का मतलब यूरोप की दुनिया से जब आप वाकिफ़ होंगे तो वहाँ का एक व्यक्ति था मैकाले। ध्यान दीजिएगा, वहाँ का एक व्यक्ति था मैकाले जब भारत में प्रवेश किया तो मैकाले ने यहाँ के लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ है, बीन बजाते हैं और बहुत सारे कुप्रथाएं यहाँ के समाज में व्याप्त है। तो उन्होंने देखा इन सब चीज़ों के बारे में, तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से अभद्र हम लोग को समझे, एक तरह से बुद्धिहीन समझे। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि हमारा जो लाइब्रेरी है, यूरोप की जो लाइब्रेरी है, वो पूरे लाइब्रेरी का ज्ञान वर्तमान उस समय के जो भारत है उसका ज्ञान के बराबर है। मतलब मैकाले ने यह स्टेटमेंट दिया, अपनी किताबों में लिखा है मैकाले ने कि हमारे यूरोप की एक लाइब्रेरी जितना भी ज्ञान भारत में नहीं है उस समय। आज इस मैकाले को पृथ्वी पर अगर अवतार होता तो दिखाया जाता कि भारत आज विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आज भारत आपके देशों को जा कर के सिखा रहा है कि किस तरह से पर्यावरण से बचाया जाना चाहिए पृथ्वी को, किस तरह से G20 की अध्यक्षता की जाती है। आज भारत हर एक चीज़ों के बारे में अवगत करा रहा है देशों को। तो इनके घटनाओं के कारण ही आज हम लोग इतिहास को 3 फेज में पढ़ते हैं। तो इतिहास का जो पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज है वो कौन कौन से है? तो सबसे पहले इतिहास को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। इसका नाम क्या है? प्राचीन इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और एक आधुनिक काल की इतिहास। यानी प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ प्राचीन काल के इतिहास में हम देखते हैं कि पूरे प्राचीन समाज के वर्णन किया गया है। मध्यकाल में जहाँ एक नए धर्म का प्रवेश हो जाता है, वहीं आधुनिक काल में एक नए धर्म का प्रवेश हो जाता है।
यानी कि प्राचीन इतिहास में पूर्ण रूप से भारतीयों का शासन, पूर्ण रूप से भारतीयों का शासन, कुछ विदेशियों का आक्रमण यहाँ भी होगा, लेकिन मध्यकाल में एक नए धर्म का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है जिसमें इस्लाम का विकास हो जाता है और यहाँ ईसाईयत का विकास हो जाता है, ईसाईयत का विकास हो जाता है। मतलब हर एक काल में एक नए नए धर्म के प्रवेश हो जाते हैं जिसके आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। धर्मों के आधार पर, नए सत्ता के आधार पर, नए राजनीति व्यवस्था के आधार पर, वहाँ के समाज के आधार पर, वहाँ के आर्थिक स्थिति के आधार पर इतिहासकार ने इतिहास को 3 भाग में बांटा, जिसे हम कहते हैं प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब होता है कि वर्तमान का काल, जो वर्तमान में हम लोग चल रहे हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल कहने का मतलब जो वर्तमान का काल है, लेकिन इतिहासकार ने जो ये मैकाले है इसने आधुनिक काल को क्या बताया कि ब्रिटिश जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय के काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है उस समय के काल को। क्या उस समय के काल को आधुनिक काल कह सकते हैं? जहाँ बहुत सारे टैक्सेस सिस्टम लगे हुए थे, जहाँ किसानों को शोषण किया जा रहा था, जहाँ सैनिकों को ज़बरदस्ती काम पर रखा जा रहा था, उस काल को आधुनिक काल कह सकते हैं। उससे तो बेहतर हमारा प्राचीन काल थी। आधुनिक काल का मतलब होता है कि एक स्वतंत्र विचार, जहाँ हर एक लोगों की आज़ादी हो, बोलने की, घूमने की, कोई भी कार्य करने की। क्या ब्रिटिश काल में ये हमारे आज़ादी दिए गए थे? नहीं। तो हम उस काल को आधुनिक काल नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतिहासकार ने उस काल को आधुनिक काल के नाम से जाना गया है। तो सबसे पहले प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से हम इतिहास को 3 खंडों में विभाजित करते हैं। अब इन सभी का हम क्या करते हैं ना कि एक एक टॉपिक को लिख देते हैं, यानी कौन कौन से सिलेबस है इनमें, और तब हम कक्षा 6 के इतिहास को शुरुआत करेंगे। तब हमें ये भी पता चलेगा कि कक्षा 6 में हमें पढ़ने के लिए क्या किया गया है और पढ़ने के लिए दिया गया है क्या, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को लिखते हैं कि प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आइए प्राचीन भारत के इतिहास को अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। इससे पहले एक और सभ्यता का विकास पढ़ना है जिसका नाम है, आपका कह सकते हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो यहाँ का काल हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आया, जिसमें वेदों की रचना किए जाने लगे। वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया उत्तर वैदिक काल और एक हो गया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद के जो घटना आया वो आ गया आपका महाजनपद, और इसी के साथ नए नए धर्मों का भी विकास हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके साथ एक नया साम्राज्य का फिर से उदय हुआ जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। मौर्य साम्राज्य। इसके बाद मौर्योत्तर काल की शुरुआत हो जाती है, मौर्योत्तर काल, और इसके साथ ही एक नए वंश की फिर से शुरुआत होगी, गुप्त वंश, और इसका अंतिम टॉपिक जो हो जाएगा वो गुप्तोत्तर वंश हो जाएगा। गुप्तोत्तर वंश। तो ये आपका प्राचीन भारत की सिलेबस हो गई। यानी सबसे पहले हमें इतिहास पढ़ना है। इतिहास में हमें 3 खंड के बारे में अध्ययन करना है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन भारत जो आपका हड़प्पा सभ्यता से लेकर के शुरू होकर के कहाँ तक जाएगी, गुप्तोत्तर काल तक। गुप्तोत्तर काल के बाद बीच में आ जाते हैं जो राजपूतों का उदय होता है, उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास हो जाता है, और उसके साथ ही मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। तो मध्यकाल को भी हम लोग 2 फेज में देखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में पहले क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 फेज में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और
ऋग्वैदिक काल। उसके बाद महाजनपद के साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हो जाता है। उसी के साथ मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आपका राजपूतों का उदय और दक्षिण भारत की इतिहास, तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा मध्यकाल। सबसे पहले हम इसीलिए बंटवारा कर ले रहे हैं, इसलिए समझ ले रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ हमें पढ़ने के लिए बताया गया है कक्षा 6 के इतिहास में। दूसरा आपका जो आता है मध्यकाल। मध्यकाल में सबसे पहला टॉपिक जो हो जाता है, इसको मध्यकाल को 2 भाग में बांट लीजिए। एक तो कर लीजिए पूर्व मध्यकाल और दूसरा कर लीजिए उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो होता है वो लगभग 712 ईस्वी से आक्रमण होके 1200 तक जाएगा, यानी कि 1192 तक, यानी एग्जैक्ट कर सकते हैं 1200 तक जा सकता है। तो जो पूर्व मध्यकाल है 712 से 1192, यानी 1192 या लगभग 1200 तक जाता है, जिसे हम लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्यकाल का मतलब इस समय मध्यकाल में जितने भी विदेशी यात्री आए, जितने भी इस्लाम व्यक्ति आए, भारत में आक्रमण किए, उनका एक ही मकसद होता था, भारत में आना है, व्यापार करना है, यहाँ से धन को लूट करके अपने देश में लेकर के जाना है। जिसमें सबसे पहले व्यक्ति आता है मोहम्मद कासिम, गजनबी के बाद फिर आपका गौरी, उसी के साथ बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे भारत में आगमन होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। अब आते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की जो शुरुआत होती है, इसमें आपको 1200 से शुरुआत होकर के 1526 तक जाएगा। 1200 से शुरुआत होकर 1526 तक। इस समय के जो घटना है, इस समय के जो काल है, उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत। इस समय के काल को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत यानी कि 5 वंशों का शासन, जिसमें सबसे पहले तो गुलाम वंश आएंगे, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 वंश को पढ़ने के लिए दिया जाता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये 5 वंश हमें दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है, जो उत्तर मध्यकाल के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ जब 1526 में बाबर का आक्रमण होता है, एक मध्य एशिया का व्यक्ति बाबर जो भारत पर आक्रमण करता है, एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे मुग़ल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और इस मुग़ल साम्राज्य का नींव बाबर ने डाला पानीपत की प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध और बाबर का भारत में आगमन। तो हम देखते हैं इसके बाद के काल में एक और पढ़ना है, जिसे नाम दिया जाता है मुग़ल काल, जिसे नाम दिया जाता है मुग़ल काल। मुग़ल काल यानी कि 1526 से 1857 तक जाएगा। इसको 2 फेज में बांटा गया है। 1526 से 1857 को 2 फेज में। एक तो आपका हो गया पूर्व मुग़ल काल और एक उत्तर मुग़ल काल। पूर्व मुग़ल काल और एक उत्तर मुग़ल काल। पूर्व मुग़ल काल में जहां आपका बाबर से शुरुआत होकर के औरंगजेब तक जाएगा, जिसकी देहांत 1707 में औरंगजेब तक जाएगा। इसी के साथ फिर इधर आ जाएंगे उत्तर मुग़ल काल में, तो यहाँ बहादुर शाह से शुरुआत होकर के बहादुर शाह जफ़र द्वितीय तक जाएगा, जो आपका 1857 तक होगा। यानी कि मुग़ल काल को भी कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। पहला पूर्व मुग़ल काल, दूसरा उत्तर मुग़ल काल।
पूर्व मुगल काल में बाबर से शुरुआत होकर कहाँ तक, औरंगजेब तक। उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह से शुरुआत करके बहादुर शाह जफर द्वितीय तक भी जाता है। कहाँ तक, 1857 तक, यानी 1707 से लेकर के 1857 तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास अतीत और वर्तमान के जोड़ने वाली घटना है, जिससे हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में अवगत होते हैं और अपने बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं। इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा, जिसमें आपका प्राचीन हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल। प्राचीन काल को भी हमने बहुत सारे क्राइटेरिया के रूप में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका वैदिक काल आता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। वैदिक काल के बाद एक नए साम्राज्य, नए वंश कह सकते हैं, महाजनपद काल की शुरुआत हो जाती है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना होता है। और इसी के साथ नए धर्मों का भी विकास होता है, जिसमें बुद्ध और जैन का आगमन होता है। जैसे ही बुद्ध और जैन के आगमन समाप्त की ओर बढ़ता है, तो उसी के साथ एक नए साम्राज्य की भी उदय होता है इसी वंश में, जिसे मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश के बाद आता है मौर्योत्तर काल, जिसमें बहुत सारे लोगों का उदय होगा, बहुत सारे सामंतों का विकास होगा। फिर धीरे धीरे आता है गुप्त काल। गुप्तों के बाद फिर गुप्तोत्तर काल, जहाँ सामंत अपने हाई लेवल पर पहुँचेंगे। गुप्तोत्तर काल के बाद आएंगे राजपूत काल, जहाँ सामंतों का काल बोला जाता है, सामंतों का काल। उसके बाद फिर हम जानेंगे सामंत क्या होते हैं, क्योंकि सामंत बहुत ही इतिहास को प्रभावित किए हैं, तो सामंतों के काल को जानेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है दक्षिण भारत की इतिहास। जैसे ही दक्षिण भारत की इतिहास समाप्त होती है, तो इसी बीच बाहरी दुनिया से, पश्चिमी दुनिया से बहुत सारे मध्य एशिया से लोगों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। मध्य एशिया से आक्रमण होने में, जिसमें आपका मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। मध्यकाल को अनेक फेज में बांटा जाता है, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो आपका 712 से लगभग 1192 तक तराइन के द्वितीय युद्ध तक जाता है, लगभग 1200 तक मान सकते हैं, तो वहाँ तक जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। उसी के साथ फिर आपका 1200 से 1526 तक अगर जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर मध्यकाल, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंशों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही एक नए वंश की फिर से उदय होती है, जिसे स्थापित करता है बाबर। और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य के स्थापित किया। मुग़ल साम्राज्य, जिसे 2 भाग में पढ़ा जाता है, औरंगजेब के पहले का, औरंगजेब के बाद का, मतलब पूर्व मुग़ल काल और मुग़ल काल के बाद का काल। पूर्व मुग़ल काल का मतलब बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, जहां औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, यानी 1526 से 1707 तक। उसी तरह से आप चले आएंगे तो 1707 के बाद की जो घटना होगी, उसे उत्तर मुग़ल काल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका बहादुर शाह से शुरुआत होगा, बहादुर शाह जफर तक द्वितीय तक जाएगा, जो आपका 1857 तक, जिसमें आपका समाप्त हो जाएगा मुग़ल काल भी। इसी के साथ फिर से उदय हो जाएगा नए धर्म का, ईसाईयत धर्म का, और ईसाईयत धर्म का विकास होगा भारत में। तो ये आपको पढ़ने के लिए इतिहास के बारे में बताया गया। अब जो कक्षा 6 की इतिहास है, कक्षा 6 के इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या हमें मध्यकाल पढ़ना है, क्या प्राचीन, क्या फिर आधुनिक काल। तो कक्षा 6 के इतिहास में हमें प्राचीन भारत को पढ़ना है। इसको पहले हम इसीलिए समझा दिए कि कक्षा 6 के इतिहास पर जब हम आएंगे तो प्राचीन भारत को समझने में फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो कक्षा 6 के इतिहास में प्राचीन भारत को पढ़ना है, और जो प्राचीन भारत के पढ़ना है, तो प्राचीन भारत में जो टॉपिक लिखे थे, उन्हीं टॉपिकों में से कुछ कुछ पॉइंटों को समझना है यहाँ पर। क्या पूर्ण रूप से प्राचीन भारत है, तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें बताया जाएगा कि किस तरह लोगों का जीवन था प्राचीन भारत। जो आपका हड़प्पा काल से पहले स्टोन एज था, वो कक्षा 6 में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो कक्षा 6 में जब हम पढ़ेंगे तो स्टोन एज के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा किया जाएगा। इसका जो पहला टॉपिक है कक्षा 6 का, वो हमारा अतीत है, जिसमें इतिहास के बारे में जिक्र किया है कि इतिहास किसे कहते हैं। इसमें जो दूसरा टॉपिक है क्या, कब और कैसे, इसमें भी इतिहास के बारे में बहुत सारे पॉइंटों को जिक्र किया गया है, जिसमें हम समझेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, भारत का नाम कैसे पड़ा,
उसी के साथ तारीख का मतलब क्या होता है, क्योंकि इतिहास में तारीखों का भी बहुत महत्व होता है। लेकिन तारीख पूर्ण रूप से तारीख ही तारीख नहीं होता है इतिहास में। तारीख सिर्फ उस घटना को इंडिकेट करता है जिस घटना से इतिहास में कोई परिवर्तन हुआ होगा। इतिहास में तारीखों का ही अपना एक महत्व है। तो हम यहाँ तक चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम कल से आपका कक्षा 6 के इतिहास को शुरुआत कर देंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। और इसको आप ज़रूर ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ये आपका पूरी इतिहास का सिलेबस हमने रख दिया, और इतिहास को किस तरह से पढ़ेंगे वो कल हम NCERT की शुरुआत करेंगे कक्षा 6 की। और कक्षा 6 में हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा हमारा अतीत, और इसी के साथ हम दूसरा टॉपिक क्या, कब और कहाँ, कैसे, ये दोनों टॉपिक कल हम पढ़ेंगे। तो सभी लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। और एक और ख़ास बात, आप सभी लोग व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक नहीं भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका जो वीडियो हम बनाएंगे वो आसानी से आपके पास पहुंच जा सके। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग